फिल्म केवल एक दिन पहले ही ऑनलाइन हुई थी और इसे लाखों नेटिजन्स ने पागलों की तरह लाइक किया, क्योंकि फिल्म ने वास्तविक प्रलय के दृश्य को उच्च स्तर पर प्रस्तुत किया है और इसमें भाग लेने वाले कई अभिनेता वर्तमान में सक्रिय विशेष बल के सदस्य हैं। अब शुरू होता है बेहद शानदार प्रलय पर आधारित फिल्म ब्लैक क्रैब ऑपरेशन। लेकिन सप्ताहांत की छुट्टी के दिन बाढ़ के बाहर असहाय लोग उमड़े हुए थे। सैनिकों ने यह दृश्य देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीधे अनदेखा करने का विकल्प चुना। उसके बाद सैनिकों ने गाड़ी का दरवाजा खोला और एक फंसी हुई लाल कपड़े पहने लड़की को पाया। इस महिला की पहचान बहुत खास थी, इसलिए सैनिक ने उसे गाड़ी में बिठाकर एक दूसरे स्थान पर ले जाया। लेकिन जब गाड़ी 10 किलोमीटर बाहर पुल के नीचे पहुंची तो सैनिक ने अचानक गाड़ी रोक दी और फिर शाओमी को अकेला वहीं पर छोड़ दिया। जब वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित थी, तभी अचानक उसके आसपास भूखे प्यासे एक समूह के लोग उभर आए जो उसे भोजन की तरह खाने की कोशिश करने लगे। लेकिन यह सोचने पर कि शाओमी कमजोर है, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वह इतनी सख्त निकलेगी। फिर छोटे में जल्दी से गाड़ी में चढ़ी और एकदम गैस देकर वहाँ से भाग गई। जब वह काफी दूर निकल गई और सुरक्षित महसूस करने लगी, तभी उसने पाया कि वह असली खतरे में फंस गई है, क्योंकि कुछ सैनिक उसके सिर पर बंदूकें ताने खड़े थे। हो जाओ, घुटनों के बल। मैं जॉर्ज को फोन करने वाला। पहचान की पुष्टि करने के बाद वे शियाओ मेई को बैठक कक्ष में ले गए। असल में जनरल ने शियाओ मेई को एक घातक मिशन में भाग लेने के लिए भेजा था। सूर्य धीरे धीरे निकल लिया जा रहा था और शीतलहर दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। उन्हें सभी मानवों के बर्फ प्रतिमा में बदलने से पहले एक रहस्यमय हथियार 100 किलोमीटर दूर के बेस पर पहुंचाना था। लेकिन पूरा सफर अत्यधिक खतरों से भरा हुआ था। इसके बाद उन्होंने उपकरण पहन लिए और बर्फ की सतह पर आते हुए चले। हर व्यक्ति के पास दुनिया को बदलने की जिम्मेदारी थी। इस समय कप्तान ने हाथ उठाकर टीम को रुकने का संकेत दिया, क्योंकि आगे दुश्मन की सीमा थी। तभी अचानक बर्फ की सतह में दरार आ गई और कप्तान सीधे नीचे गिर गए। सभी लोग तेजी से बर्फ की सतह पर लेट गए ताकि बर्फ दोबारा न टूटे। शाओमी ने उपकरण उतारकर सीधे नीचे छलांग लगाई और कप्तान की तरफ तैरने लगी। उसने देखा कि कप्तान जीवित नहीं रहे। शाओमी ने उनके शरीर से चाकू निकाला और जोर से कप्तान की ओर वार किया। अपनी पूरी ताकत लगाकर बैग की पट्टी को काट दिया, फिर बाहर की तरफ तैरने लगे। जब साथी ने उसे ऊपर खींचा, तब तक वह ठंड से बेहोश हो चुका था। अभी हुई हलचल शायद पहले ही पकड़ी जा चुकी थी। स्थान पहले ही उजागर हो चुका है। वे एक विला में पहुंचे। उनका मुख्य उद्देश्य आग जलाकर गर्मी प्राप्त करना था, नहीं तो शाओ में ठंड से मर जाएगी। जुआंग ने एक लकड़ी के तख्ते को तोड़ दिया। फिर जल्दी से आग जलाकर शाओ मेई को गर्मी देने का प्रयास किया गया। शाओ मेई की उंगलियां पहले से जमकर नीली पड़ चुकी थीं, लेकिन समय पर उसका इलाज हो गया। चौकीदार की व्यवस्था करने के बाद बाकी लोग आराम करने लगे, लेकिन गहरी नींद में सोई शाओ मेई अचानक से परेशान हो गई। अचानक अजीब आवाज से जाग गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि चश्मे वाला आदमी वायरलेस से सिग्नल भेज रहा है। इस समय एक हेलीकॉप्टर इस तरफ उड़कर आ रहा था। छोटी मेई ने तुरंत सभी को जगाया, आग बुझाई, सामान पैक किया और विला छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने वहाँ से कदम रखा, हेलीकॉप्टर ने एक मिसाइल दागी और विला को उड़ा दिया। जब हेलीकॉप्टर चला गया, छोटी मेई ने तुरंत चश्मे वाले आदमी पर बंदूक तान दी, ये सोचकर भी नहीं कि इतनी गुप्त कार्रवाई का पता भी चल जाएगा। वह चश्मे वाला आदमी पहचान उजागर होते ही बंदूक छीनकर विरोध करना चाहता था, लेकिन बगल में खड़े दाढ़ी वाले ने उसे सीधे जमीन पर पटक दिया और ऐसा लग रहा था जैसे वह वहीं मारा जाएगा। इसी समय साथी ने अचानक उसके मुंह पर ढक दिया। सभी लोग नीचे लेट गए, पूरी तैयारी के साथ। असल में ये दुश्मन की खोज टीम थी जो जांच के लिए आई थी, लेकिन ये एक झूठा डर ही साबित हुआ। दुश्मन यहाँ से जल्दी ही चला गया। चर्चा के बाद उन्होंने चश्मे जब्त कर लिए, फिर उसे अपनी टीम के साथ मिशन जारी रखने के लिए साथ ले गए। सभी ने अपना उपकरण तैयार किया और आगे बढ़े। 8 घंटे की स्लाइडिंग के बाद वे आधी रात को पहुंचे। जब सभी थककर आगे बढ़ रहे थे, अचानक कोई चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा, सीधे बर्फ की सतह पर। जब वह उठा तो उसके चेहरे पर डर था। सभी ने अपनी टॉर्च ऑन की और ध्यान से देखा कि यहाँ हर तरफ बर्फ की छड़ों में तब्दील शव थे। वयस्क और बच्चे सभी उम्र के थे। उन्होंने आखिर कैसे ऐसी दर्दनाक स्थिति का सामना किया होगा जो अब इतनी भयानक दृश्य बन गई है। शून्य से नीचे 100 डिग्री के झील की सतह पर बड़ी संख्या में शव जमे हुए थे। नजर दौड़ाने पर अंत तक नहीं दिखाई दे रहे थे। ये कल्पना करना मुश्किल था कि उनके जीवन में उन्होंने कितनी भयानक घटनाओं का सामना किया होगा। कमांडर ने सभी को निर्देश दिया कि वे अपनी टॉर्च बंद कर दें ताकि टीम की स्थिति का खुलासा न हो सके। इसके बाद सभी ने कमांडर के आदेश का पालन किया और आगे बढ़े। इसी समय एक गश्ती हेलीकॉप्टर आया और सभी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि हेलीकॉप्टर लगातार सिर्फ शाओ मेई का पीछा कर रहा था। पीछे से आ रही घनी गोलियों की आवाज सुनकर जीवित रहने की प्रबल इच्छा रखने वाली छोटी में बर्फ की सतह पर तेजी से फिसल रही थी। बाएं दाएं झुकते हुए और आई हुई गोलियों को पूरी तरह से चकमा दे रही थी। उसने देखा कि दूर एक पीछा करने वाला था। वस्तु शायबा सीधे उसमें फिसल गई और ऊपर की विमान कुछ देर तक मंडराने के बाद बिना फिर से हमला किए यहाँ से चली गई। इसी समय उसके साथी भी पहुंच गए। कुछ समय तक फिसलने के बाद वे एक छोटे से द्वीप पर पहुंचे। बर्फ पर पद चिन्हों से साबित हुआ कि यहाँ कोई रहता है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि यहाँ 2 बूढ़े लोग रहते हैं। बुजुर्गों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और वे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुके। लेकिन जैसे ही शायबा ने झुककर कुछ उठाया, अचानक उसने मेज के नीचे मशीन गन देखी और तब उसे समझ में आया कि सामने वाला बूढ़ा व्यक्ति दरअसल कुछ और है। वह एक आम व्यक्ति नहीं था। शाओ मेई ने हल्के से सिर हिलाया, इशारा किया कि बूढ़ा आदमी उत्तेजित न हो। लेकिन बूढ़े आदमी ने देखा कि वह उजागर हो गया है, फिर भी उसने दृढ़ता से मशीन गन पकड़ ली। एक प्रशिक्षित कमांडो की तरह उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उस बुजुर्ग दंपति को पलट दिया। केवल चश्मे वाले व्यक्ति के दुर्भाग्य से गोली लगने से मौत हो गई। उन्होंने कुछ सामान एकत्र किया और जल्दी से उपकरण पहनकर बेस की ओर चल पड़े। लेकिन दाढ़ी वाले भाई का चल पाना मुश्किल हो गया। वह ग्रुप से अलग होने से डर रहा था, इसलिए उसने अपनी चोट को छुपा लिया। असल में बूढ़े आदमी की मशीन गन ने उसकी छाती में गोली मारी थी।